तो ये मैंने राजनेता पर एक व्यंग लिखा है कि सुनते ही यह खबर मेरी होश उड़ गई, सुनते ही यह खबर मेरी होश उड़ गई, एक राजनेता की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। वाह वाह वाह। नहीं नहीं यह हो नहीं सकता किसी भी हाल में, लगता है फंस गया वह जनता के प्रश्न जाल में। यदि ऐसा है तो उसका निकलना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों से झूठ कहना उसकी यही पहचान है। वाह वाह वाह। उत्तर अबूझ देकर पल में निकल जाएगा, फिर दिन माह बरसों तक नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह। राम मंदिर पे इनका लिखना काफ़ी अच्छा लगता है इनको। राम मंदिर पे काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी है इन्होंने, और राम मंदिर पर जो इन्होंने लिखा है मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लिखा है। तो आज हमारे बीच हैं वेद प्रकाश जी, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं, लोहिया नगर के रहने वाले, और आज के सामने आज अपनी रचनाएं और पंक्तियों के साथ आप सभी को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत है, और मैं कुमार सानू आप सभी का स्वागत करता हूं। और कवि सम्मेलन जो आज जो एपिसोड हमने रखा है, इसका दूसरा सीज़न हमने शुरू कर दिया फिर से, और तमाम वो लिखने की जो प्रतिभा है आप हमारे शो में आकर बोल सकते हैं, और हम तमाम जनता को हमारे बीच हमारे चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है केवी स्टूडियो, उससे आप तमाम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू दोबारा आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो नमस्कार वेद प्रकाश जी, आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो वेद प्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले, बेगूसराय में कहाँ रहते हैं? जी मैं अभी वर्तमान में तो बेगूसराय लोहिया नगर में रह रहा हूँ। ऐसे पैतृक गांव कहीं और है? पैतृक गांव नावकोठी। नावकोठी है। तो आप पेशे से करते क्या हैं? पेशे से तो अभी हम एक मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं, हाँ। एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन जो हॉबीज़ हैं उसमें कविता लिखते हैं और ड्राइंग करते हैं थोड़ा। तो आप ये जो आप बताएं कि आप लिखते हैं, ये लिखने का शौक़ कब से चढ़ा आपको? एक्चुअली ये शौक़ तो बचपन से ही, कभी कभी जैसे कि दिनकर जी या किन्हीं कोई पोएट का कविता सुनते थे, तो हमको भी स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ अपना एक पहचान बनाएं। लेकिन जब हम मैट्रिक जब से पास किए तो उस समय से ये जो काव्य रचना का जो कला है, ये उस समय से मेरे में आया। तो कहीं कहीं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे गए हैं कि नहीं आप कभी? जी अभी तक तो कहीं गए नहीं हैं। कहीं मौका मिला है? मौका तो बस वही कभी कभी जैसे बड़े बड़े लोग के बीच में परफॉर्म करने का। जी वैसा मौका कभी नहीं मिला है। तो ये जो मंच आपको आज मिला है, इस पर आपको आके जो सौभाग्य मिला, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? जी मैं बहुत अंदर से बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ कि मुझे ये मंच दिया गया। हो सकता है कि इससे मैं जो लिखता हूँ वो जन जन तक इस बात की पहुँचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही सोच और यही जो हमारा जो केवी स्टूडियो है, आप जैसे लोगों को मंच देता है और एक मुकाम तक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके तक पहुंचाने की काम करता है। तो हम बता दें कि ये हमारे जो मित्र हैं जो आज जो आया है, कविता बहुत ही अच्छा लिखते हैं, और साहित्य में उनका जो लिखने का जो तरीका है वो आज हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। तो मतलब ये लिखने का शौक़ कैसे, अकेले में या बचपन से ही आपको, किस क्लास से आप लिखना शुरू किया? एक्चुअली हम 6 में जब थे तब से लिखना स्टार्ट किए हैं, लेकिन उस समय कुछ टूटा फूटा जैसे कहानी वहानी होता था। बचपन में जो पोएट लिखते थे, पंक्तियाँ लिखते थे, हिंदी में कविता वगैरह लिखने का कोशिश? जी बचपन में तो कविता, हमको ऐसा लगता था कि कविता तो हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ। क्योंकि उसमें होता है, अब स्टोरी तो 10 जगह से सुन के एक जगह बना लिया जाता था, लेकिन कविता में अपना भाव जोड़ना हमको ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम मैट्रिक पास किए तो कुछ समय जो मिलता है उस समय में कुछ बहुत सारे कवियों का कविता पढ़े, तो उससे हम कुछ इंस्पायर हुए और 1-2 कविता जब लिखना स्टार्ट किए तो फिर उस समय से लिखने लगे। कौन से स्कूल से आप पढ़े हैं? हम तो जयमंगला हाई स्कूल मंझौल में पढ़ता है, वहीं से मैट्रिक किए हैं। और अभी मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी RCS कॉलेज मंझौल से। किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? इंग्लिश ऑनर्स है। इंग्लिश ऑनर्स? जी इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अभी जो कभी लाइन में पहुंचना काफ़ी लगता है कि हिंदी और इंग्लिश की, तो दोनों कैसे मेंटेन कर पाते हैं? ऐसे तो 1-2 कविता हम इंग्लिश में भी लिखे हैं, लेकिन ये हिंदी का जो रुझान है, हाँ। इसके प्रति, चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा है तो इसलिए हमें मदर टंग है, तो इसलिए हम इस पे जो है एक पकड़ मेरा है। तो चलिए
ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम एक कविता सुनना चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे, जो आप लिखते हैं जी तो सुनाना चाहेंगे दर्शक को हमारे। जी। एक तो ये हमने मतलब अपने व्यवस्था पे लिखा है, जो आज के जो समय में जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जी, इस पर मैंने लिखा है। सत्ताधारी वचन निभाओ, अब न बहाने बनाओ तुम। सत्ताधारी वचन निभाओ, अब न बहाने बनाओ तुम। जिसके बल गद्दी पर बैठे उसे नहीं बिसराओ तुम। युवाओं को नौकरियां दोगे ऐसा स्वप्न दिखाया था, निर्धनता को नष्ट करोगे यह विश्वास दिलाया था। पर अपने सुविधा के खातिर निजीकरण जो कर डाला, लाखों युवाओं के फ्यूचर को अपने उदर में धर डाला। वाह 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 वाह, मतलब आप भी जो लिखा, आपने लिखा कि आज के ज़माने में जो बेरोजगार भाई हैं, हमारे बंधु हैं जी, उन पर आपने ये लिखा है। जी, वाह, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो सर और कौन कौन सी कविताएं आप लिखते हैं? प्रेम वाली, श्रृंगार रस, ये सब आप लिखते हैं? कविता जो हम हर प्रकार से लिखते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, राजनीति पर थोड़ा ज़्यादा व्यंग राजनेताओं पर रहता है। युवाओं के लिए जो मोटिवेशनल होता है वो है, और जो प्रेम का है उसमें भी एक दो कविता लिखे हुए तो हैं। चलिए आज हम सभी कविता लगभग सुनना चाहेंगे आपसे, तो एक आध दो कविता और जो हमारे दर्शक को सुनाना चाहेंगे। जी, हम देख रहे हैं कि आपके पॉकेट में कलम हमेशा रहता है। जी, कलम से तो लगाव है हम लोगों का शुरू से ही, तो इसलिए एक छोटी सी डायरी में आप बहुत सारे कविताएं लिखे रहते हैं। लगभग कितने अभी तक कविता आपने लिखा होगा? अभी तक तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 50-60 कविताएं लिखा। भर दिया है पूरा आपने कोई डायरियों को? जी, बस यही सोच है कि अब आगे कुछ ना कुछ मुकाम मिले, कुछ पहचान मिले, तो अब व्यक्तित्व तो कैसे निखर सकता है। तो वाह, शब्दों का चयन भी आप काफ़ी अच्छा करते हैं। तो चलिए एक जो आपकी जो कविता है, आपकी जो पंक्ति हम सुनना चाहेंगे। जी, एक मैंने राम मंदिर पर एक कविता लिखा है। हाँ। जो हमारे मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। मेरी इच्छा है कि इस कविता को मैं अयोध्या में जब ये रामनवमी का जो फेस्टिवल आने वाला है, मेरी इच्छा है कि कहीं ना कहीं मैं उसमें जाकर के इस कविता को भगवान राम को समर्पित करूं। चलिए, तो हम यहीं से हमारे भगवान राम को भी आप समर्पित कर दीजिए, और दर्शक जो देख रहे हैं वो भी, उनको भी अपने कविताएं को समर्पित कर दीजिए। जी। राम लला की पुनीत कहानी संतों ने भी गाया है। आज राम के जन्म भूमि में राम का महल बनाया है। राम का महल बनाया है। कनक भवन हनुमान गढ़ी को कितना भव्य सजाया है। ऐसा लगता विश्वकर्मा ने राजप्रसाद बनाया है। राजप्रसाद बनाया है। जो था मुद्दा राजनीति का एक सदियों से ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो जो था मुद्दा राजनीति का मोदी जी ने हटाया है। आज राम के जन्म भूमि में राम का महल बनाया है। राम का महल बनाया है। अब न किसी की दाल गलेगी, मेरे रघुबर आएंगे। दुष्ट असुर भ्रष्टाचारी को मौत के घाट सुलाएंगे। होगा भाग्य उदय भारत का, ऐसा स्वप्न सजाया है। आज राम के जन्म भूमि में राम का महल बनाया है। राम का महल बनाया है। वाह वाह, क्या खूब लिखा है आपने, यही पूरी पंक्ति थी। जी, वाह, बहुत अच्छा लिखा है आपने। और मुझे लगता है कि काफ़ी मोदी जी के फ़ैन हैं आप, लगता है। जी, मोदी जी के फ़ैन तो हम हैं ही, लेकिन राम के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, तो कहीं ना कहीं हम अपना एक रचना अभी कर रहे हैं, जिसका हम टाइटल ये दिए हैं कि तुम सबके हो श्री राम। उसका भी एक पंक्ति हम आपको सुनाना चाहेंगे। सुनाइए ज़रा। दो डायरियाँ आप रखे हैं। जी, इसमें हम तो वो जो राम जी के बारे में जो लिखे हैं वो इसी में लिखे हैं, तो उसका हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये लगता है हाल में ही लिखा है आपने? जी जी जी, हाल में ही लिखे हैं। भक्ति में ज़्यादा पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं क्या? जी। चलिए, तो पूजा पाठ जब ज़्यादा करते हैं, और आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, गाना वाना भी गाते हैं क्या सर आप? गाना गाते नहीं हैं, बस यही लिखने का जो शैली है, उसमें कुछ कुछ वैसा ट्यून बन जाता है, तो उसमें चलिए एक और पंक्ति हम आपसे सुनना चाहेंगे।
आदर्श हो जीवन का तुम भारत का अभिमान, आदर्श हो जीवन का तुम भारत का अभिमान, हो घट घट के वासी तुम सबके हो श्री राम, हो घट घट के वासी तुम सबके हो श्री राम। तुम ही मोहम्मद हो तुम गौतम हो श्री राम, तुम ही मोहम्मद हो तुम गौतम हो श्री राम, तुम नानक यीशु हो तुम ही पूज्य वर्धमान, तुम नानक यीशु हो तुम ही पूज्य वर्धमान। फिर फर्क क्या पड़ता है सब तने तुम्हारे राम, फिर फर्क क्या पड़ता है सब तने तुम्हारे राम, इसलिए तो कहता हूँ तुम सबके हो श्री राम, इसलिए तो कहता हूँ तुम सबके हो श्री राम। वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी कविताएं काफ़ी अच्छी है और राम पे और राम के आप ज़्यादा फ़ैन हैं और फ़ैन फॉलोइंग, मतलब राम पे ज़्यादा भक्ति है और आप राम के बारे में ज़्यादा लिखें। तो ये सब हाल फिलहाल में ही आपने लिखा है? जी, ये तो इधर से ही 1 महीना पहले से मैंने इसे स्टार्ट, जब राम मंदिर की जो स्थापना हो रही थी उस समय से। उसके बाद राम जी के प्रति एक भक्ति तो बचपन से थी, हाँ। लेकिन जब राम मंदिर बन गई, राम मंदिर का फैसला आ गया, तब लगा कि हाँ अब एक जो मंजिल हम लोगों का हाँ वो मिल गया है। तो चलिए, आपने जो ये भक्ति की थी जो हमारे दर्शक लिखे, तो ये सब जो लिखने का कला है, ये सब अकेलेपन में आपको आता है लिखने का क्या? एक्चुअली इस पर एक मैं छोटा सा आपको कहना चाहता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ और ना ही लिखने का प्रयास करता हूँ। बस यूं ही कभी कभी चलते बैठते खाते सोते मैं लिखता नहीं हूँ और ना ही लिखने का प्रयास करता हूँ। बस यूं ही कभी कभी चलते फिरते गाते सोते जहन में कोई प्रश्न उठ जाता है जो खुद में तो अबूझ होता है पर मुझे कल्पना की दुनिया के तह तक ले जाता है। वाह वाह वाह, आपने जो अभी जो एक्सप्लेन किया उसमें भी कविता भर दिया। उस सुनसान जगत में जब मैं कहीं खो जाता हूँ, हाँ। उस सुनसान जगत में जब मैं कहीं खो जाता हूँ तो सहारे के लिए हाथों में कलम उठाता हूँ। अनायास ही वह कलम किसी कागज पर चल जाती है और 2-4 पंक्तियों की कविता बन जाती है। वाह वाह वाह, मतलब हर चीज़ में एक तरह से पंक्ति और कविता बन जाती है ना जी। और ये 2-2 कलम आप क्यों लेके घूमते हैं? लोग एक कलम ने, आप 2-2 भर के चलते हैं। ये एक कलम, एक जो कलम है ये मेरे सर का दिया हुआ है, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं। हाँ, कौन सर हैं जो आप? अनुज सर हैं। अनुज सर। हाँ, तो उनका दिया हुआ ये पेन है, तो इसको हम सब हमेशा अपने पास ही रखते हैं। और एक अपना है। कितने साल से इस पेन को पास रखे हैं, मतलब कितने दिनों से रखे हैं पास को? अनुज सर का दिया हुआ 3-4 साल से ये पेन मेरे पास में है जी। तो हमारे जो अनुज सर जो देख रहे होंगे, आपके यहाँ पे जो छात्र हैं और आपके जो शिष्य हैं, आपको इतना मानते हैं कि अभी तक आपके लिए पेन लेके, आपके नाम के जो पेन है वो हमेशा दिल से लगाए रहते हैं। तो अनुज जी क्या करते हैं, मतलब कौन से टीचर हैं क्या? जी, लोहिया नगर में इंडियन पब्लिक स्कूल जो है वो, हाँ, उसी के डायरेक्टर हैं। ओ, तो आप उनको बहुत तहे दिल से मानते हैं जी। तो चलिए, और कविताएं जो अगर आप हमारे सुनाना चाहेंगे, इसके अलग, भक्ति के अलावा और क्या क्या लिखते हैं आप? देश में या प्यार पे, ये सब पे लिखते हैं? जी जी जी। डायरियाँ आपकी पूरी भरी हुई है। इसमें कुछ मतलब गद्य संग्रह भी कुछ लिखा हुआ है जो पहले लिखते थे। तो ये मैंने राजनेता पर एक व्यंग लिखा है कि सुनते ही यह खबर मेरी होश उड़ गई, सुनते ही यह खबर मेरी होश उड़ गई, एक राजनेता की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, यह हो नहीं सकता किसी भी हाल में, लगता है फंस गया वह जनता के प्रश्न जाल में। यदि ऐसा है तो उसका निकलना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों से झूठ कहना उसकी यही पहचान है। वाह वाह वाह। उत्तर अबूझ देकर पल में निकल जाएगा, फिर दिन माह बरसों तक नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह। या फंस गया लगता है वह मीडिया के प्रश्न जाल में, ऐसा है तो समझ लो काला बहुत है दाल में। कहने को लोकतंत्र का वह चौथा स्तंभ है, पर राजनेताओं के हर मर्ज का मरहम है। वह प्रश्न जो पूछेगा पहले से ही सब फिक्स है, उसको मसीहा कहना आफत से भरा रिस्क है।
या फंस गया है सामने अजगर के आ जाने से, हो सकता है उसके गाड़ी के आगे कोई बड़ा सांप आ गया होगा। या फंस गया है सामने अजगर के आ जाने से, वे दोनों तो मित्र हैं आदम के जमाने से। अजगर तो नर को खाता है भूख मिटाने को, पर राजनेता नर को खाता है स्वार्थ पुराने को। विष अजगर का आज देखो निस्तेज हो जाएगा, भूख राजनेता की देखो अजगर को खा जाएगा। क्योंकि अजगर अरा है न बढ़ने देगा इसे, अब और भ्रष्टाचारी न करने देगा इसे, इसलिए इसे अजगर को खाना ही पड़ेगा, अपने विरोधियों को मिटाना ही पड़ेगा। संवेदनाएं मेरी अजगर तुम्हारे साथ है, क्योंकि जहर के मामले में यह धुर्त तुम्हारा बाप है। वाह वाह, क्या खूब आपने लिखा है कि आज के प्रवृत्ति में जो नेता, जो पॉलिटिशियन हैं, जो अपने खुद की सोचते हैं, उनको लेकर आपने सोचा, और काफ़ी अच्छी पंक्ति जो हास्य कवि के रूप में आपने एक तरह से पेश की है, काफ़ी अच्छी है। और जो कविता हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप जी, और सहज है आपके मन में, और मतलब ज़्यादा हिचकिचाते नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो क्यों नहीं आप कभी सम्मेलन में जाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म? कभी वैसा मौका नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद आप सोचेंगे एक बार कि मैं भी जाऊँ वहाँ पे अपने हाँ, प्रस्तुत। आप सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं, कॉन्फिडेंस आई होगी केवी स्टूडियो आके। जी, तो चलिए एक और पंक्ति आपका सुनना चाहेंगे हम, युवाओं के लिए। युवाओं के लिए, जो भटके हुए युवा हैं, आज के युवा हैं, उनके प्रेरित करने के लिए आप क्या लिखे हैं? मन में यदि विश्वास है, मन में यदि विश्वास है, तुम समंदर तीरे खड़े रहो, अपने मंजिल पथ पर राही संकल्प लेकर अरे रहो। देखो आंधी जब आएगी सब तहस नहस कर जाएगी, इमारत भी उसमें ढह जाएंगे, सब त्राही त्राही चिल्लाएंगे। उस समय यदि तेरा साहस भर निमिष न छीन हो पाएगा, मारुत भी टकरा कर तुझसे भूसाई हो जाएगा, पर तुझे हिला ना पाएगा वह तुझे गिरा ना पाएगा। वाह वाह, क्या लिखा है। मतलब इस पंक्ति का क्या मतलब था? इस पंक्ति का मतलब ये है कि जो तमाम कोशिशें करने के बाद भी जो हमें असफलताएं का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए ये है कि लिख दो रेतों पर सपनों को, दिल का दीपक न बुझने दो, फिर आ जाने दो लहरों को, वह उसे मिटा न पाएगी, तेरे आगे थम जाएगी। वाह वाह, बहुत खूब आपने लिखा है कि और मतलब कि आज के ज़माने में युवा को एक तरह से प्रेरित करने की बात आपने लिखी है जी। और कोई एक दो जो फेवरेट आपकी पंक्तियां हों जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा लिखते हैं। जी ज़रूर। और ये कब लिखते हैं, मतलब किस समय आप ज़्यादा लिखते हैं? ये कोई ऐसा समय हो जब आप लिखते हो ज़्यादा, किस समय लिखते हैं? ऐसे तो रात में कभी कभी जैसे पढ़ते रहते हैं अकेले में? हाँ, तो उसके बाद उस समय जैसे स्टडी कंप्लीट हो जाता है, या फिर पढ़ाई करते करते ही वैसा कुछ ध्यान में आ जाता है कोई पंक्ति, तो लिख लेते हैं। घर में किसको को पता है कि आप लिखते हैं? घर में सबको पता है कि आप लिखते हैं। कभी वो लोग कहते हैं कि हमको भी तो 2 दिन सुनो या पढ़ाओ कि भाई क्या लिखता है? हाँ, जब लिखते हैं तो ज़रूर सुनते हैं कि और फिर कोई फ्रेंड्स लोग भी ऐसे हैं कि वो लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ लिख रहे हो कि नहीं, कब लिख रहे हो। हाँ, तो कहाँ पे प्रस्तुत करते हैं वो? कभी मतलब किस पे मतलब दिखाते हैं उनको? किसी सोशल साइट पे डालते हैं क्या? सोशल साइट एक यूट्यूब पर बिहारी पोइट्री करके हमारा चैनल है, लेकिन उस पर हम रेगुलरली पोएम डालते हैं। यहाँ से जो आपके जो दोस्त हैं वो आपके शायरी यहीं से सुन लेंगे इस बार। जी चलिए एक आध दो पंक्ति आखिर में आप जो हमारे दर्शक को जाते जाते सुनाना चाहेंगे। जी, ये युवाओं के लिए है। तुम प्रयास करो पुनः प्रयास करो, तुम प्रयास करो पुनः प्रयास करो, जीवन में आगे बढ़ने की अविरल अचल अभ्यास करो। हाँ हाँ तुम प्रयास करो। क्या हुआ अगर नहीं मिली सफलता, तुम मेहनत कर दिखलाओगे, तारक को धरनी पर लाकर इतिहास नहीं रच जाओगे। हाँ हाँ तुम कर पाओगे। मत फरियाद करो, जग से मत फरियाद करो, बाहुबल प्रचुर है तुझमें, निज उन्नति के मार्ग तैयार करो, तुम जग से मत फरियाद करो। अपने फौलादी सीने में खम मानव जब भर लेता है, रण में खरे केहरी को भी दुर्बल वह कर देता है। सत्यनिष्ठ जीवन यापन कर विघ्नों से टक्कर लेता है, ईश्वर को भू पर आने को बेबस वह कर देता है। जीवन में निज कर्तव्यों से कदम न पीछे लेता है, मानव वही विजेता है। हाँ हाँ वही विजेता है। क्यों भटक चले हो तुम कुमार्ग पर, प्रलोभन यौवन क्षण भर का है। क्यों भटक चले हो तुम कुमार्ग पर, प्रलोभन यौवन क्षण भर का है। देखो कष्टमयी जीवन में आगे खरी सफलता है।
गंगा की कलकल धारा जब गंगोत्री से निकलती है, पाप हरती बाधाएं सहती प्रखर पत्थर से डटकर लड़ती है। आखिर उसकी अविरल कोशिश रण में उसे जिताती है, चट्टानों में राह बनाकर सागर से उसे मिलाती है। जग जननी कहलाती है वह, पाप हरनी कहलाती है, परम पुनीत आंचल में गंगा मनुजों के पाप सजाती है। आंचल न धूमिल हो पाती है, गंगा पुनीत कहलाती है। मंजिल की ओर निरंतर बढ़ना और बढ़ते ही रहना है, धीरज को दिल में बैठाकर सफलता को हासिल करना है। तुम हासिल कर पाओगे, हाँ हाँ तुम कर पाओगे। वाह वाह, काफ़ी खूब लिखा। और जाते जाते आपने जो पंक्तियाँ लिखी जो काफ़ी सराहनीय हैं। और वेद प्रकाश जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जाते जाते उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हम युवा पीढ़ी अपने मन को कभी नहीं हारने दें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और कोशिश, ये हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें अपने क्षेत्र में हमेशा कोशिश जारी रखना चाहिए, तो एक ना एक दिन सफलता हमारी कदम जरूर चूमेगी। चलिए, आप भी ऐसे ही, जो आपकी सफलता है, आप भी सफलता कदम चूमे, क्योंकि आप पंक्तियाँ अच्छा लिखते हैं। और आप भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाइए और अपने प्रतिभा को आगे लाइए। और इसी प्रतिभा को हमारा जो केवी स्टूडियो है, आप जैसे तमाम लोगों को आगे लाने की कोशिश करता है। और हमारा जो जाते जाते एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपको, ये मंच पर आके जो डॉक्टर रोशन कुमार जी ने, हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो केवी स्टूडियो का जो मंच दिया, आप जैसे तमाम लोगों को आप प्रतिभा यहाँ पे लाने का, इस पर आपका क्या कहना है? जी, इस पर मेरा यही कहना है कि मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और अब जो मेरी कविताएं जो चार दीवारी के अंदर सीमित थी, जो कुछ ही लोग सुनते थे, अब कहीं ना कहीं केवी स्टूडियो के माध्यम से ये कविता जन जन तक पहुँचेगी। और यही आपका मकसद था कि जन जन तक पहुँचेगा। और यही हमारा भी मकसद है कि आप जैसे तमाम जो छुपे हुए और जो प्रतिभा है, उनको केवी स्टूडियो आगे लाने की प्रयास करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी, आप जो अपना कीमती वक्त हमारे स्टूडियो में आकर दिए। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और अपनी जो प्रतिभा है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये थे वेद प्रकाश जी, जो कि लोहिया नगर के रहने वाले थे और काफ़ी अच्छी रचनाएं लिखते हैं और भर भर के लिखते हैं और अकेले में लिखते हैं और चार दीवारी में जो लिखते थे। तो आज इनको केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारा जो प्रयास है, हमारे जो डायरेक्टर सर का जो प्रयास है, आप जैसे तमाम और इन जैसे तमाम लोगों को आगे लाने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ ये थे कवि सम्मेलन वेद प्रकाश जी। तो इनका कविताएं, आपको रचनाएं कैसे लगी, आप नीचे कमेंट ज़रूर करें कि इनकी कविताएं कैसे लगे। और अच्छा लगे तो शेयर करें। और हमारे जो पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, जो फेसबुक पेज है, उसे लाइक करना ना भूलें। और जो यूट्यूब पेज है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलूंगा अगले एपिसोड में, जिसका नाम है कवि सम्मेलन। और जुड़े रहिए हमारे पेज से, जिसका नाम है केवी स्टूडियो। इसी के साथ नमस्कार।